तो आर्थराइटिस बीमारी नहीं है, सबसे पहले ये समझना है। आर्थराइटिस एक सिचुएशन है जो कि एज रिलेटेड हो सकती है, आपकी कोई पास्ट कोई ट्रॉमा हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो या पुरानी कोई डिसीज़ हुई हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। आर्थराइटिस तो आपको भी है, मुझे भी है, आफ्टर सर्टेन एज सबको है। तो आर्थराइटिस अगर पेनफुल हो गया है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस दिखता है। तो आर्थराइटिस में समझने सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी रूटीन की फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी होगी, तो वो यहाँ के वेयर एंड टेयर को कम कर देगा। पेन आ रहा है या चलने से स्वेलिंग आ जाती है या कुछ भी नहीं करने से स्वेलिंग आ रही है, तो ये सब सिम्टम्स हैं जहाँ पे उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइजेस, आपने सिर्फ नीज को स्ट्रेट करना है, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर नीचे लेके आए। जब आपने स्क्वीज किया, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन रिलैक्स। फिर से स्क्वीज करें एंड देन रिलैक्स। सेहतनामा में आज बात आर्थराइटिस, नी घुटनों का आर्थराइटिस हो तो क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ है, वो बताएंगे। सो वेलकम टू सेहतनामा। आर्थराइटिस पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और नी घुटनों में, अगर जोड़ों में, घुटने के जोड़ कह सकते हैं, हाँ जी, दैट इज राइट वर्ड, घुटनों के जॉइंट्स, दर्द जॉइंट्स हो तो एक्सरसाइज कैसे करें? ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा है कमेंट सेक्शन में, मैं देख रही थी बहुत सारे ये सवाल आए हुए हैं हमारे पास। अब सबसे पहले हमें समझना है आर्थराइटिस होता क्या है। किसी भी जॉइंट का, खासकर वेट बियरिंग जॉइंट्स का, जब डीजनरेशन होता है, मतलब घिसाव, और ये घिसाव 20 25 30 साल से शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अब जैसे आप बालों की सफ़ेदी हो जाए, दांत घिस जाए या स्किन में झुर्रियाँ आने लगे, तो हम उसे बीमारी नहीं कहते ना। तो आर्थराइटिस बीमारी नहीं है, सबसे पहले ये समझना है। आर्थराइटिस एक सिचुएशन है जो कि एज रिलेटेड हो सकती है, आपकी कोई पास्ट कोई ट्रॉमा हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो या पुरानी कोई डिसीज़ हुई हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये नेचुरल पार्ट है। तो आर्थराइटिस इज़ नॉट अ डिसीज़, सबसे पहली बात। अब जैसे मैं नी जॉइंट की बात करूँ, तो ये दिस इज़ योर नी जॉइंट, ये आपकी थाई बोन है, और ये आपका ये वाला हिस्सा आपका थाई बोन हो गया, ये वाला हिस्सा आपका निचले लेग का हिस्सा हो गया। नी बना होता है, ये दो बोन्स को मिला के आपका नी जॉइंट बनता है। और नी जॉइंट बहुत ही सिंपल जॉइंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट नहीं है। इसमें एक मेन मसल आ जाती है क्वाड्रिसेप्स, पीछे एक हमारी मेन मसल्स आ जाती है हैमस्ट्रिंग, जो दो मेन मसल्स हैं जो इसको कंट्रोल करती है, इसकी मूवमेंट को। बीच में आपको एक मेनिस्कस आ जाता है जिसको हम लोग गद्दी बोलते हैं, जो कि शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करती है। और इसके अंदर देखिए छोटी सी पटेला बोन, जिसको चपनी कटोरी आम भाषा में बोलते हैं। ये इट एक्ट्स लाइक अ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर कुएं से पानी निकालते तो एक पुली चलती है, उससे रस्सी खींचते हैं, तो वो रस्सी आपकी मांसपेशियाँ, वो पुली आपकी ये चपनी है जो कि डायरेक्शन देगी। अगर आपकी पुली हिल गई, अनस्टेबल हो गई, तो वो रस्सी गिर भी सकती है या टूट भी सकती है, उससे प्रॉपर खींचने में आपको जोर ज़्यादा लगेगा। तो नी जॉइंट में बेसिकली हम लोग कहते हैं चपनी, ये बेसिकली एक बॉस है नी जॉइंट का, ये जो कहेगा वैसे गोडा करेगा। दिस इज़ द मेन लाइफ लाइन। ओके, अब आर्थराइटिस क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये दोनों, ये हड्डी घिस रही है, ये हड्डी घिस रही है, इसमें घिसाव है, ऑस्टियोफाइट्स बन गए, एक्स्ट्रा बोनी फॉर्मेशंस आ गए, या बीच में आपका जॉइंट स्पेस कम हो रहा है। इसमें अक्सर कैलेंड्रिन एक स्कोर होता है जिसमें ग्रेडिंग की जाती है न्यू आर्थराइटिस की, ग्रेड 1 2 3 4। ग्रेड 1 में थोड़ा कम, ग्रेड 1 में इनफैक्ट जॉइंट स्पेस नॉर्मल होती है, सिर्फ और सिर्फ एक हल्के डिजेनरेटिव चेंजेस दिखते हैं। अक्सर ग्रेड 1 के पेशेंट्स को हम लोग आर्थराइटिस भी नहीं बोलते हैं, उसको PFPS सिंड्रोम बोलते हैं, पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट सिर्फ ये बताता है कि ज़्यादा एक्सर्शन लेने पे, ज़्यादा खड़े होने पे, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने में पेन आ रहा है। वो अर्ली स्टेज है। सेकेंड स्टेज होती है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका जॉइंट स्पेस भी कम होना शुरू हो गया है, उसमें ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसी थर्ड और फोर्थ स्टेज, और फोर्थ में आपका जॉइंट स्पेस काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कई बार बिल्कुल स्पेस नहीं दिखती एक्सरेज में। आर्थराइटिस की ग्रेडिंग करने के लिए एक्सरे इज़ द राइट टूल। MRI ये सब बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू को बताएगा, लेकिन आपकी बोनी चेंजेस को एक्सरे ज़्यादा अच्छा बता सकता है। अब कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रेड 4 डैमेज दिख रहा है, लेकिन उन्हें सिम्टम्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, क्योंकि अक्सर जब भी पेशेंट पेन्स के साथ कभी भी एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, तो उसमें हमेशा एक ही चीज़ आती है कि आर्थराइटिस हो गया है। आर्थराइटिस तो आपको भी है, मुझे भी है, आफ्टर सर्टेन एज सबको है। तो आर्थराइटिस अगर पेनफुल हो गया है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस दिखता है। ऐसे कई अलग वैरायटी के आर्थराइटिस होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग हो गया, एक पॉली आर्थराइटिस अलग हो गया, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वैराइटीज, बट द मोस्ट कॉमन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस।
तो जब वो इन्फ्लेमेटरी हो गया है, उसमें सूजन आ रही है, दर्द आ गया, तो हम उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस एज ए डिसीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। अदरवाइज आर्थराइटिस टर्म से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आर्थराइटिस इज़ नॉट अ डिसीज़। अब जब हमने आर्थराइटिस कहा तो आर्थराइटिस में समझने सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी रूटीन की फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी होगी, तो वो यहाँ के वेयर एंड टेयर को कम कर देगा। बट मान लीजिए इन तीनों एलिमेंट्स में से आप ना एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, इन रूटीन लाइफस्टाइल, आप पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपके चलने का तरीका ठीक नहीं है, या आप ज़्यादा एक्टिव नहीं है फिजिकली, तो ये आर्थराइटिस के होने के चांसेस जल्दी होंगे। पहले के टाइम पे अक्सर 50, 60, 70 ईयर्स के बाद दिखता था, आजकल ये यंग एज में भी दिख रहा है। 25, 30 साल, 35 साल के पेशेंट्स भी आते हैं ओपीडी में, क्योंकि जी नी पेन हो रहा है और गोडे के एक्सरे में चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये अर्ली स्टेजेस पे एजेस में भी आजकल आना कॉमन सी बात हो गई है। अब जब हम कह रहे हैं कि इसकी लाइफलाइन मसल है, ये पटेला है जिसकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि अपने पोस्चर्स अच्छे मेंटेन करें। अब कई सारे लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, लॉन्ग सिटिंग की वजह से मसल्स जल्दी वीक होती है। मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर पे काम है, स्क्रीन टाइम है, या मदर्स हैं जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फैमिली टाइम है, हैबिट सबसे पहले ये बना है कि हर आधे पौन घंटे में 30-45 मिनट्स में आपने खड़े होना है। आप अपनी जगह पे खड़े होकर भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप लॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं तो 5-7 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। तो हर बार वो पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, इस नी जॉइंट में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड इसको न्यूट्रिशन पहुंचाता है, वो जॉइंट के अंदर होता है। वो फ्लूइड की जितनी मूवमेंट अच्छी होगी वो उसको खुराक अच्छी देगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक मटके में पानी रखा हुआ है, खूब दिन यूज़ नहीं किया तो वो स्मेली हो जाएगा, हम उसे फेंक देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। पर वही मटका जिसमें से पानी हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो पानी फ्रेश है। सिमिलरली जब ये साइनोवियल फ्लूइड मूव करेगा तो उसको न्यूट्रिशन अच्छा देगा, नी जॉइंट की हेल्थ को बढ़ाएगा। वो मूवमेंट सस्टेन करने के लिए हमें बार बार अपने पोस्चर्स को चेंज करना ज़रूरी है। ये अभी से ही हैबिट में डालेंगे इनिशियल ईयर से। इनफैक्ट मैं कई बार स्कूल गोइंग किड्स को भी बोलती होती हूँ कि आप मूवमेंट करें, क्योंकि बच्चे भी आजकल लॉन्ग सेटिंग करते होते हैं, स्क्रीन टाइम है, एजुकेशन, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडीज़ हैं। जितना मूवमेंट अच्छी रखेंगे, साइनोवियल फ्लूइड हेल्दी, आपका नी जॉइंट हेल्दी, आर्थराइटिस के इफेक्ट्स या सिम्टम्स नहीं आएंगे। अब मान लीजिए आप ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका डायग्नोसिस हुआ है, तो उसमें भी आपने ध्यान देना है कि आपकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना प्लस जॉइंट अलाइनमेंट करेक्शन करना। जब वेयर एंड टेयर होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जब कार चलाते हैं उसमें व्हील अलाइनमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर व्हील्स की, चक्कों की अलाइनमेंट अच्छी होगी तो कार स्मूथ भी चलेगी, लंबी भी चलेगी, बैलेंस नहीं जाएगा। पर अगर वो व्हील अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई तो टायर भी जल्दी घिसेंगे, बैलेंस भी गाड़ी का बिगड़ेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिमिलरली जब आपकी मसल्स वीक होती है तो ये नी की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, और ये अलाइनमेंट आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है। कई बार चलते चलते एकदम से आपका घुटना आगे की लॉक तरफ हो चला गया, जाता है, लचक खा गया, हाँ, या एकदम से झटका लगते, ऐसा लगता है गिर जाएंगे। ये एपिसोड्स होना शुरू हो जाते हैं, ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई तो बट नेचुरल उसमें जो आपके वेट बियरिंग फोर्सेस हैं, मतलब आपके शरीर का भार जो गोडे पे पड़ रहा है, जो मेन आपका भार पड़ता है वो गोडे के अंदर वाले हिस्से पे ज़्यादा पड़ना चाहिए। 60%, 40% आपके गोडे के भार वाले हिस्से में होता है। पर अगर आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई तो वो हो सकता है कि मोमेंटरीली चलते समय, खड़े होते समय वो आपका भार, जो बॉडी वेट है वो बाहर की तरफ डाले। वो जब अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई, मे बी मसल वीकनेस, मे बी आपका स्पाइन का इशू हो, मे बी आपका कुल्हे का इशू हो, मे बी आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, वो भी नी पेन दे सकता है। और वो कहीं ना कहीं जब हमने नी पेन की बात करी, एक्सरे निकाला, उसमें आर्थराइटिस दिखा, तो वो लोकल ट्रीटमेंट में हमें समझना है कि क्या वो नी पेन आर्थराइटिस की वजह से है या वो कहीं का रेफर्ड पेन आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। अगर आपकी वेट बेयरिंग डिस्टर्ब रहेगी तो वो और ज़्यादा डिजनरेशन को एनकरेज करेगा। तो ये अलाइनमेंट करेक्शन के लिए भी अगेन फिजियो इज अ राइट पर्सन हु कैन वर्क ऑन दिस अलाइनमेंट। यहाँ पे फंक्शनिंग के इम्प्रूवमेंट की बात करनी है। जितनी इसका फंक्शन अच्छा होगा उतनी इसकी लाइफ बढ़ेगी। पर फंक्शन करने में कोई भी डिस्ट्रेस आएगा, स्टिफनेस होगी, किटिक पिटिक आवाज़ करता है गोडा, आवाज़ें आती हैं, कट आवाज़ें आ रही हैं, या फिर पेन आ रहा है, या चलने से स्वेलिंग आ जाती है, या कुछ भी नहीं करने से स्वेलिंग आ रही है, तो ये सब सिम्टम्स हैं जहाँ पे उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। एक होता है ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ पे हमने कहा कि ये सारा जॉइंट स्पेस ही खत्म हो गया, गद्दी सूख गई, जो मेनिस्कस है, लिगामेंट्स वीक हो गए या डिजनरेट हो गए और मसल्स बहुत वीक है। उसमें आपको क्लिनिकली देखना पड़ेगा। अगर पेशेंट सिर्फ पेन या ये कह रहा है कि मुझे चलने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगेन फिजियो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर ट्रीटमेंट। बट कोई डिफॉर्मिटी बन गई जिसकी वजह से आपका गोड्डा पूरा ब्लॉक हो गया, वो पूरा सीधा नहीं होता या पूरा बेंड नहीं होता, या फिर इट्स लाइक अ रियली, आपने बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई कर रहे हैं, पेन किलर्स भी ले लिए, आपने एक्सरसाइजेस भी कर ली, फिजियो भी खूब करा ली, एंड मैं फिजियो की बात कर रही हूँ जहाँ पे मैनुअल थेरेपी प्रॉपर हुई हो।
अगर कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी है तो उसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत बेनिफिशियल नहीं होते हैं, आते भी नहीं हैं, तो वहाँ पे अक्सर कई बार सर्जरी की नौबत पड़ती है। बट सर्जरी इज़ ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन इन नी आर्थराइटिस, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। ये अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी आजकल काफ़ी कॉमनली नी रिप्लेसमेंट्स और ये चीज़ें देखने को मिलती है। इनको बहुत अच्छे से अवॉइड किया जा सकता है अगर आपकी जेन्यून और ये एडवांस फिजियो तरीके से हुई हो या ठीक तरीके से हुई हो, आपके एक्सपर्ट आपका सही हो, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। 60-70% नी आर्थराइटिस जब हम देखते हैं उसमें पेन बेसिकली स्पाइन या लोअर बैक या फिर हिप की वजह से, वेट बेयरिंग कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से पेन आता है। बहुत कम रेशो ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो एक्चुअली आर्थराइटिस की वजह से पेन उनको आता होता है, जहाँ पे आर्थराइटिस की वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे ये भी रूल आउट करना ज़रूरी है कि आपके गोडे में दर्द आपके आर्थराइटिस जिम्मेदार है या ऊपर से कहीं रेफर्ड पेन आ रहा है। अब जब हम कंजर्वेटिव और जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ अटेंशन की बात कर रहे हैं, अगर आपने सबसे पहले जब होम रेमेडी, मैं अक्सर हर पेशेंट की एक पेन जर्नी देखती हूँ। कुछ पहले होम रेमेडी हो गई कि कुछ मालिश करवा ली, कोई तेल लगा लिया, कोई बाम लगा ली, कुछ पट्टा बांध लिया, रेस्ट कर लिया, दिस इज़ द फर्स्ट होम रेमेडी। जब वो नहीं आराम आता है देन आई से थेरेपी शॉपिंग शुरू होती है, वे वी सी मल्टीपल एक्सपर्ट्स, पेन किलर्स ले लिए, इंजेक्शंस लगवा लिए या फिर कुछ ना कुछ उस तरीके का कर लिए जिससे मेरा काम चल जाए। पर उसमें जान डालने की बात बहुत कम देखने को मिलता है कि एक्सरसाइजेस करना है जिससे मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो। आपकी अगर मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होगी ना, आपकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब पेशेंट पेन में है तो वो एक्सरसाइज करने में रेजिस्ट करता है या एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल नहीं बहुत होता। लोगों ने ये सवाल पूछा, इसलिए हम ये एपिसोड करें कि नी पेन है, अर्थराइटिस है नी में, घुटनों में, तो एक्सरसाइज कैसे करें? एग्जैक्टली तो अब जब आप पेन में आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको फिजियो पहले पेन से बाहर निकालेगा। मैनुअल थेरेपी जो एडवांस एक्सपर्टीज़ की बात कर रही हूँ, वो जब बाहर निकालेगा आपको एक्सरसाइज करना कंफर्टेबल हो जाएगा। और एक्सरसाइज तो रियल एलिमेंट है। आपका कोई भी ग्रेड ऑफ आर्थराइटिस हो, बिना एक्सरसाइज के उसमें जान नहीं आएगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अब देखिए ये पटेला कहाँ बैठा हुआ है, ये फ्री बोन है, ये किसी से जुड़ी भी नहीं है। इसके ऊपर मांसपेशी पड़ी हुई है। अगर मांसपेशी मेरी स्ट्रांग होगी तो इसको परफॉर्म करने में आसानी होगी। मान लीजिए अगर मेरा ये ढीला है तो ये कितना आसानी से यहाँ से खसकेगा। जब ये हिलेगा तो ये पेन वेट को कहाँ डालेगा, गलत जगह पे डालेगा बजाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के, और उससे वो बार बार इरिटेट करके वो पेन डेवलप करेगा। तो आपकी मांसपेशियों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपकी अलाइनमेंट्स ठीक होना ज़रूरी है, जिसमें आपका मूवमेंट एक्सपर्ट फिजियो इज़ द राइट पर्सन टू वर्क ऑन योर नी पेन। तो आप फिजियो हैं, तो आप बताइए हमारे दर्शक जो कि वो कौन सी एक्सरसाइज करके, मतलब नी पेन हो, अर्थराइटिस हो, नी अर्थराइटिस, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते अब ये एक्सरसाइजेस सबके लिए बेनिफिशियल है। जिन्हें अभी कोई दिक्कत नहीं है उन्हें भी एक्सरसाइजेस करना है। एक्सरसाइजेस के लिए हमने पेन का वेट नहीं करना है, हाँ। या कोई डिसीज का वेट नहीं करना है। ये एक्सरसाइजेस आपकी रोजमर्रा आपको की लाइफ अर्थराइटिस में ना हो, दर्द ना हो, उसके लिए भी आप ये उसके लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है, और ये हर एज ग्रुप का पेशेंट कर सकता है। आई एम सेइंग एज अर्ली एज 5 से 6 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। तो नी आर्थराइटिस में कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, जिन्हें नहीं है वो भी करें, और जिन्हें हैं और हल्का पेन है, 0 से 10 के बीच में 1 या 2 का डिस्कम्फर्ट है या मैक्सिमम 3 का है, तो भी आप ये सेफली कर सकते हैं एक्सरसाइजेस। बट अगर आपका 3 से स्कोर ज़्यादा है तो एक बार अपने एक्सपर्ट को, फिजियो को मिलके फिर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स, जो कि मेन मसल है। अब ये क्वाड्रिसेप मसल सिर्फ इतनी नहीं, इसके भी पार्टीशंस हैं। एक फ्रंट है, एक साइड से इसका ग्रुप आ रहा है, एक अंदर से ग्रुप आ रहा है। तो ओवरऑल को एक बार के लिए स्टार्टिंग करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइजेस आपने सिर्फ नीज को स्ट्रेट करना है, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर नीचे लेके आएँ। अब इसमें होल्डिंग भी आप रिस्पेक्टिंग और डिस्कम्फर्ट करें। मान लीजिए अगर आपको दर्द ज़्यादा आ रहा है एक्सरसाइज करने में, तो आप केवल ऊपर एक बार ले गए और एक बार नीचे, इसको होल्ड करने की कोशिश ना करें। Once you get used to this, say for 10 repetitions, 15 repetitions, then you can also practice to the next stage कि जहाँ पे आप उसे सिर्फ होल्ड करेंगे for 10 counts and then bring it down। अब ये एक्सरसाइज करने में आपने विशेष ध्यान देना है कि आप स्ट्रेट बैठें। अगर आप यूँ बैठे हुए हैं या आप यूँ होके एक्सरसाइज करेंगे तो क्वाड्रिसेप्स पंप नहीं होगी, एंगेज नहीं होगी, क्वाड्रिसेप्स में जान नहीं आएगी, आपकी की हुई एक्सरसाइज पूरी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आपका सीधे बैठना, बिल्कुल इरेक्ट बैठना, थोड़ा सा स्टमक स्क्वीज प्रैक्टिस किया, स्टमक को होल्ड करके रखें, देन टेक इट अप एंड स्लोली डाउन। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर क्वाड्रिसेप्स व्हाट यू कैन डू सेफली। शुरुआत करें 5 रिपीटेशन से, हफ्ते 10 दिन में आप 10 रिपीटेशंस करें, फिर धीरे धीरे आप 15 रिपीटेशंस पे भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को स्पेशली अगर आप नी पेन के विक्टिम हो गए या आपकी लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं ऑफिस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप,
मॉर्निंग में अपने पलंग से उठने से पहले, पहला कदम लेने से पहले आप पलंग से ये एक्सरसाइज करके उठें। जब आप मॉर्निंग में इसको 4-5 बार आप करके उठेंगे, या फिर मान लीजिए आपने 1 या 2 घंटे की लॉन्ग सेटिंग मीटिंग में करी, ऑफिस में करी, घर में करी, कोई फंक्शन में करी, तभी भी आप ये 4-5 अगर ये करके उठेंगे तो इससे आपके नी आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि उसमें हमने पहले मसल्स को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद हम जॉइंट्स पे वेट डालने जाएंगे, तो जॉइंट पे वेट बेयरिंग एक अलाइनमेंट और सही डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो उससे नी आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। नाउ सेकेंड गुड एक्सरसाइज फॉर योर नी इज सिंपल फुट मूवमेंट्स। जब आप ये फुट मूवमेंट्स 10 टाइम्स अप एंड डाउन करते हैं, सो दिस इज द एक्सरसाइज विच इज़ वेरी सेफ, विच यू कैन डू। मान लीजिए आप लॉन्ग मीटिंग कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए, तो आप अंडर टेबल भी आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा, आपकी काफ मसल्स का स्ट्रेचिंग ईजिली हो जाएगा। तो जब आपने 10 टाइम्स अप एंड डाउन किया, देन थर्ड एक्सरसाइज इज जस्ट डूइंग अ क्लॉकवाइज, एंड देन 10 रिपीटेशंस करने के बाद डूइंग एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जब आपने ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज को किया 10 रेपिटेशंस, तो इससे भी आपकी काफ की मोबिलिटी एनहांस होगी। तो जब वेट हमारा ऊपर से गोडे को ट्रांसफर करके नीचे आ रहा है, तो जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है वापस आना है, वो भी अलाइनमेंट में आएगा अगर आपकी काफ मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग दोनों अच्छी होगी। लेकिन ये एक्सरसाइज करते समय जिन पेशेंट्स को वेरिकोस का इशू है, या जिनको डायबिटीज़ है या फुट पेन का इशू है, वो ये एक्सरसाइज ना करें टू प्रिवेंट नी आर्थराइटिस, क्योंकि अगर आप वो दिक्कत है उसके साथ ये करेंगे तो वो एक्चुअली आर्थराइटिस को अग्रवेट करेगा या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को जल्दी इनिशिएट कर देगा। अगर आपको वेरिकोस और डायबिटीज़ का इशू है, पेन्स है, और उसमें अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, सो दिस इज़ अ वेरी टू सेफ एक्सरसाइज विच एवरीवन कैन डू एट एनी प्लेस। आप चाहे घर में हैं, आप कार में हैं, आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने वर्क स्टेशन पे हैं, आप किचन में, ये एक्सरसाइज सेफली हर जगह की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं जो हम स्टैंडिंग में करेंगे वेट बेयरिंग में। स्टैंडिंग में भी कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं आपके लिए करना, क्योंकि स्टैंडिंग में इट्स लाइक फुल वेट बेयरिंग, तो उस पर भार डाल के ना, ये जब आप स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेज करते हैं, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है आपके घुटने के लिए। सीधा सिटिंग से वेट कोई टाई करके आधा किलो 1 किलो का बांधना वो नुकसान कर सकता है, वो एक्चुअली आर्थराइटिस को शुरुआती ट्रिगर कर सकता है। तो उससे बचने के लिए पहले आप सिटिंग में एक्सरसाइज करने के बाद स्टैंडिंग की करें। स्टैंडिंग में जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में जा सकते हैं। तो स्टैंडिंग में जो सबसे सेफ एक्सरसाइज है, दैट इज़ आपने पहले अपनी बॉडी अलाइनमेंट को स्ट्रेट रखना है। आप स्ट्रेट हो, आप ऐसे आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, ऐसे नहीं खड़े होंगे, पैर यूँ रख के नहीं खड़े होंगे, आगे पीछे पैर नहीं होगा, दोनों पैर आपके बिल्कुल एक अलाइनमेंट में प्लेस्ड होंगे। आप एक सिर्फ बैलेंस के लिए एक सामने का सपोर्ट ले सकते हैं, सिंगल फिंगर से कर सकते हैं, पूरा हाथ रख के आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने सबसे पहले स्टमक को न्यूट्रल पोजीशन में स्टमक स्क्वीज करके आपने ये साइड लेग रेस करना है। जब आप ये 10 टाइम्स करेंगे, अब इसमें आपने विशेष ध्यान देना है कि आपका गोड्डा करते करते ये बेंड ना हो जाए, करते करते ये मूवमेंट ना आए। इट हैज़ टू बी टोटली स्ट्रेट एंड देन यू हैव टू गो फॉर 10 repetitions. Similarly, the same exercise you will do from the other side. So you will do for 10 repetitions from the other side, जहाँ पे आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट, अपर हाफ स्ट्रेट होगा, उसके बाद करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपने केयरफुल रहना है कि आप यूँ लीन करके अगर आप ये करते हैं या फिर आप स्ट्रेट खड़े होकर आप सिर्फ किक कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इसेंशली मेंटेन करें अपनी बॉडी अलाइनमेंट को, अपर हाफ को, उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करें। अगर आपको इतना करने में आपका अलाइनमेंट ठीक रहता है, वेल एंड गुड। इसके बाद जाने के बाद अगर आप ये हो जाते हैं तो होल्ड इट। आप शुरुआत में थोड़ी रेंज रखें, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं कि अलाइनमेंट को मेंटेन करके, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके, तब आप कोशिश करें उसे ज़्यादा उठाने की। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ज़्यादा उठा के अगर आप ऊपर से अपनी अलाइनमेंट शिफ्ट कर लेंगे तो आपकी ग्लूट मसल को स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आपकी ग्लूट मसल इज बॉस फॉर नी हेल्थ। अगर आपकी ग्लूट मसल, हिप मसल, बम मसल वीक होगी तो नी में आप कितनी भी स्ट्रेंथनिंग करेंगे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंटली, जहाँ हमने साइड लेग रेस किया है, सेम थिंग वी विल डू ऑन द बैक। अब मैंने ये सपोर्ट इसलिए लिया है फॉर ऑल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। कई सारे पेशेंट्स इसको स्टैंडिंग में ये लेके जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप बिना सपोर्ट के करते हैं तो आपकी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब होना बहुत पॉसिबिलिटी, जैसे करते करते आप आगे भी चले जाएंगे, करते करते आप साइड में झुक भी सकते हैं। इसलिए इसेंशली आप एक चीज़ का सपोर्ट लें। सपोर्ट लेते वक्त ये ध्यान दें कि इस पर आपने भार नहीं डालना है, ये सिर्फ बैलेंस के लिए, ताकि आपकी अलाइनमेंट सीधी रहे। तो टू बिगिन विद यू हैव टू जस्ट टेक योर लेग एट द बैक। जब आप ये पीछे लेके जाते हैं, अगेन मेक श्योर करते करते आप आगे ना झुक जाएं, आप सीधे खड़े हों।
दूसरी चीज़ करते करते आपका गोडा, जैसे कई सारे पेशेंट्स ये करते होते थे फिर ये कर लेते हैं, तो गोडा बेंड नहीं होना चाहिए, गोडा आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहे, फिर आप इसको 10 टाइम्स पीछे लेके जाएं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम थिंग, आप दूसरे लेग से इसको रिपीट करेंगे, सेम थिंग। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज सिंपली स्क्वीजिंग योर ग्लूट्स, बम मसल्स को स्क्वीज करना, टाइट करना। आपने इसे स्क्वीज किया, बम्स को टाइट करके 10 काउंट्स के लिए होल्ड किया, देन रिलैक्स। ये स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं। जितनी आपकी ग्लूट मसल्स हेल्दी होंगी उतना आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, ये जो दो मसल्स हैं, जो दो मांसपेशियाँ आपकी नी की लाइफ लाइन है, उनको काम करने में आसानी होगी। अगर आपकी ग्लूट मसल्स या बैक मसल्स वीक है और आप सिर्फ क्वाड्रिसेप्स या नी मसल्स पे फोकस करेंगे तो आपको पूरा बेनिफिट आपने एक्सरसाइज का नहीं मिलेगा। अब कुछ एक्सरसाइजेज हम लोग लेट के करेंगे, अब कुछ एक्सरसाइजेज आप लंबे पैर करके भी करेंगे जो कि बहुत सेफ और ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज आप सुबह जैसे ही उठें सबसे पहले इसको अटैम्प्ट करें, फिर पैर नीचे डाल के फिर खड़े होके करें, तो उससे आपकी नी की लाइफ बढ़ेगी, आर्थराइटिस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और आर्थराइटिस पेन से बाहर निकलने में भी मददगार होगी। तो इस एक्सरसाइज को सबसे पहले आपने सीधा बैठ के, यू हैव टू जस्ट स्क्वीज योर नी टाइट। आपने गोडे को बिल्कुल ये टाइट किया, जैसे ही आपने गोडे को टाइट किया तो आपका पैर हल्का सा उठ जाएगा। अब इसमें ये नहीं ज़रूरी कि आपका पैर कितना उठ रहा है, ज़रूरी है कि आप नी को कितना प्रॉपरली स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करके कितना अच्छे से स्क्वीज़ करते हैं। जब आपने स्क्वीज़ किया, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से स्क्वीज़ करें एंड देन रिलैक्स। इसी का ही सेकेंड वर्जन, सेकेंड ऑल्टरनेट तो नहीं मैं बोलूँगी, सेकेंड स्टेज बोलूँगी। आपने कि पतला सा तकिया आपने गोडे के नीचे रखा, उसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर को मेंटेन किया। अगर आप ये हो गए या आपने ये पोस्चर मेंटेन किया तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगी। इसेंशियली आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, स्टमक को स्क्वीज करें, अपनी पोजीशन अलाइनमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रखें, फिर आप गोडे को नीचे प्रेस करें। जब आप इसको प्रेस करते हैं, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। अगेन यू हैव टू स्क्वीज and then relax. So this is the second exercise which safely you can do. Then next exercise जो आप लेट के कर सकते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली आपने अपनी पहले पोजीशन को मेंटेन करना है। आप साइड लाइन में आएंगे, आपने हल्का सा गोडे को बेंड किया है आपने। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज, सबसे पहले आपने गोडे दोनों एड़ियों को जोड़ के रखा है और धीरे से आपने नी को ओपन किया, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन। So this 10 repetitions you will do first from the right side, then from the opposite side. Very important, it's like the boss of all the exercise is your glute medius strengthening. माने आपने अपर बॉडी को आगे गिराया, आपने नीचे वाले पैर को बेंड किया, ऊपर वाले पैर को स्ट्रेट किया, आपने अपर बॉडी को थोड़ा और आगे गिराया, पैर आप पीछे ले गए, ये पैर और पीछे लेके आए, then you have to lift for 10 times. Slowly up and slowly down. अपर बॉडी बिल्कुल आपके आगे बैलेंस आगे की तरफ गिरी रहेगी, जिससे आपका इफेक्ट पूरा ग्लूट्स के ऊपर आएगा। देन यू हैव टू सिंपली रेज अप एंड डाउन। ये करते वक्त विशेष ध्यान दें, पैर ऐसे अंदर ना हो, बाहर की तरफ ना हो, ये फ्रंट वॉल को जो आपका अंगूठा है वो डायरेक्शन दे। उसके बाद आपने इसको 10 टाइम्स अप एंड डाउन। ये करते वक्त ध्यान दें कि आपका जो पेल्विस एरिया है, कमर हिस्सा है, वो पीछे ना गिर जाए या पूरा आगे ना गिर जाए। इट शुड बी इन न्यूट्रल पोजिशन एंड देन यू हैव टू स्लोली अप and down. This is the boss of all exercise. इसे हम glutes medius strengthening कहते हैं. This is, जब तक ये आपकी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, बाकी एक्सरसाइजेस का इफेक्ट आने में आपको मुश्किल होगी। तो these are the safest exercise. मैं इसमें सिर्फ एक सीक्वेंस बताऊंगी। जैसे मान लीजिए जब सुबह उठते हैं, हर एज ग्रुप को सबसे पहले उठते सार जब आप उठे, मैंने जैसे बताया, नी स्क्वीज़ किया, फिर आपने एक पिलो रख के आपने नी स्क्वीज़ किया, देन आप बेड से उठ के, जब भी आप उठे भी नहीं है मॉर्निंग में, तो आपने ये वाली एक्सरसाइज 10 टाइम्स कर ली, इसको रेस कर लिया, फिर आपने सिंपल एंकल को मूवमेंट कर ली। इसके बाद आप स्टैंडिंग में आए, तो स्टैंडिंग के वो जो 2 एक्सरसाइज मैंने बताई वो करें। जब आप ये प्रैक्टिस रूटीन में डेली करेंगे, आप नी आर्थराइटिस से बच भी जाएंगे। मान लीजिए आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं और आर्थराइटिस का केस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस डिक्लेयर भी हो गया है, तभी भी ये बहुत सेफ एक्सरसाइजेज हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ग्रेड ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस व्हाटएवर हैज बीन डिटेक्टेड। ये मसल्स में जितनी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी उतना बढ़िया आपका जॉइंट वर्क करेगा।